हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां एरो इंडिया में गरजेंगे ये घातक अमेरिकी लड़ाकू विमान, झनझना उठेंगे ड्रैगन के कान। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है ये सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराना चाहते थे जो बाइडन, आखिर वो क्या मजबूरी थी जिसने महाशक्ति अमेरिका को झुका दिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको इस चैनल पर बताएंगे और इसी बीच बताएंगे जहां पर पाकिस्तान के इस पूर्व मंत्री ने दी थी भारत पर परमाणु हमले की धमकी। अब दोस्तों इतना डर चुके हैं कि टॉयलेट को लेकर भी बड़ी बात कह दी इन्होंने। हर तरह की जानकारी दोस्तों बताएंगे अभी आपको, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि मेरा भारत महान है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एरो इंडिया में गरजेंगे ये घातक अमेरिकी लड़ाकू विमान, झनझना उठेंगे ड्रैगन के कान। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु में एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी एरो इंडिया का आगाज होने जा रहा है। ये प्रदर्शनी आगामी 13 से 17 फरवरी तक चलेगी। एरो इंडिया का ये 14वां संस्करण होगा। इस दौरान विशेष तौर पर अमेरिका का F-21 लड़ाकू विमान अपनी भीषण गर्जना से चीन को कड़ा संदेश भी देगा। भारत इस प्रदर्शनी के प्रदर्शन के लिए जोर शोर से तैयारी पूरी करने में जुटा है। इसमें लड़ाकू विमानों के अलावा विमान वाहक, जेट बॉम्बर, अटैक हेलीकॉप्टर, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इत्यादि भी शामिल होंगे। इस दौरान चीन और पाकिस्तान विशेष रूप से भारत और अमेरिका की इस प्रदर्शनी का जलवा देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, रक्षा क्षेत्र की प्रमुख अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन बेंगलुरु में अपने F-21 लड़ाकू विमान, S-92 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर और टैंक विध्वंसक अस्त्र जेवलिन का प्रदर्शन करेगी। इसे एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी के रूप में जाना जाता है। एरो इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में 13 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। दुनिया भर की लगभग सभी प्रमुख एरोस्पेस कंपनियों के वायुसेना स्टेशन येलहंका में लगभग 35,000 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में होने वाले इस कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि वो एरो इंडिया में अपनी उन्नत रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी और प्रदर्शनी में F-21 लड़ाकू विमान, C-130J परिवहन विमान, MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर, S-92 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर आदि शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि एरो इंडिया में भारत का C-130 सुपर हेरक्युलेस विमान भी हिस्सा लेगा। जी हाँ दोस्तों, हालांकि भारत ने इसे अमेरिका से ही खरीदा है। बहरहाल दोस्तों, अपने भारत को भी इसके लिए ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आज शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने यानी यूएई ने बनाया त्रिपक्षीय मंच। पाकिस्तान और चीन हुए चिंतित। बता दें, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने शनिवार को एक त्रिपक्षीय मंच बनाने का ऐलान किया है। इसके तहत तीनों देश मिलकर रक्षा सहयोग, सौर और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। भारत, फ्रांस और यूएई के इस संगठन से पाकिस्तान और चीन चिंतित हो उठे हैं। इस मजबूत साझेदारी और सहयोग से हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात से भीख मांगने वाला पाकिस्तान और कुछ दिनों पहले इसी देश की यात्रा पर गए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को निश्चित रूप से चिंता सताने लगी होगी, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति अरब देशों के साथ व्यापार और सहयोग बढ़ाने कुछ दिन पहले यूएई की यात्रा करके लौटे हैं। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हाल ही में यूएई गए थे। वहां उन्होंने अपने देश के लिए शर्मिंदगी पूर्वक कर्ज मांगा था। इसके बाद स्वयं ये बात सबको बताई थी कि उन्हें कर्ज मांगते शर्म आ रही थी, लेकिन हिम्मत जुटाकर ऋण मांगा। जी हाँ दोस्तों, अब उसी यूएई के साथ भारत और फ्रांस ने मिलकर ये बड़ा समझौता किया है। इस ढांचे के तहत रक्षा, परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा तीनों देशों ने पेश की है। इन देशों के विदेश मंत्रियों ने आपस में फोन पर बातचीत भी की है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल चीन और पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है दोस्तों इन तीनों देशों ने मिलकर, और इनको आईना दिखाया है। ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराना चाहते थे जो बाइडन, आखिर क्या रह गई वो मजबूरी जिसने महाशक्ति अमेरिका तक को झुका दिया। बता दे, चीनी जासूसी गुब्बारे के अमेरिकी आसमान में पहुंचने पर बवाल मचा हुआ। इस गुब्बारे के कारण अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी चीन यात्रा को रद्द कर दिया था। इस गुब्बारे में कई ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जो जमीन की गतिविधियों की जासूसी कर सकते हैं। इस गुब्बारे को अमेरिका के मोन्टाना के ऊपर देखा गया, जहां अमेरिका के परमाणु मिसाइलों का जखीरा रखा हुआ है। हालांकि चीन ने इसे जासूसी गुब्बारा मानने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसे जासूसी गुब्बारे को मार गिराने
गिराने का फैसला किया था, लेकिन बाद में अधिकारियों के समझाने पर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को सबसे पहले मंगलवार को गुब्बारे के बारे में जानकारी दी गई, तो वहीं विदेश विभाग ने कहा है कि ब्लिंकन और उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने इस मामले के बारे में बुधवार शाम वॉशिंगटन में मौजूद चीन के वरिष्ठ अधिकारी से बात की और इस मुद्दे पर अमेरिका की तरफ से पहले सार्वजनिक बयान में पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने गुरुवार शाम कहा कि गुब्बारे से किसी तरह का खतरा नहीं है, जो एक स्वीकृति थी कि इसमें हथियार नहीं है। उन्होंने कहा कि गुब्बारे का पता चलने के बाद अमेरिका सरकार ने संवेदनशील जानकारी को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की। बहरहाल अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विजिटिंग फेलो सेवानिवृत्त सैन्य जनरल जॉन फेरारी का कहना है कि भले ही गुब्बारा हथियारों से लैस ना हो, लेकिन यह अमेरिका के लिए जोखिम पैदा करता है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि चीन ने हमें ये दिखाने के लिए गुब्बारा भेजा हो कि वे ऐसा कर सकते हैं, और हो सकता है कि अगली बार उनके पास कोई हथियार हो। उन्होंने कहा कि इसीलिए प्रतिरक्षा को लेकर अब हमें इस पर पैसा और समय खर्च करना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि आखिर जो बाइडेन ने क्यों बदल दिया गुब्बारे को गिराने का फैसला। दरअसल कुछ सांसदों की ये राय थी कि गुब्बारे को गिरा दिया जाए और जो बाइडेन भी यही चाहते थे, लेकिन पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने जमीन पर लोगों की सुरक्षा के लिए जोखिम के कारण जो बाइडेन को इस कदम के खिलाफ सलाह दी और राष्ट्रपति ने सहमति व्यक्त कर दी, और यही सबसे बड़ा कारण रहा दोस्तों कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए इस गुब्बारे को ना गिराने का फैसला किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस गुब्बारे पर चीन का भी बयान आया है दोस्तों। ड्रैगन ने कहा हमें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जी हाँ, चीन के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जोर देकर कहा कि गुब्बारे की यात्रा उसके नियंत्रण से बाहर थी और अमेरिका से आग्रह किया कि गुब्बारों के आधार पर चीन को बदनाम न किया जाए। जी हाँ, वांग ने कहा कि चीन ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून का सख्ती से पालन किया है। हम किसी भी निराधार अटकलों और प्रचार को स्वीकार नहीं करते हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करते हुए दोनों पक्षों को शांत रहने, समयबद्ध तरीके से संवाद करने, गलत निर्णयों से बचने और मतभेदों को दूर करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कौन सही कौन गलत आपको लग रहा है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन दोस्तों अगर चाइना की तरफ से ये गुब्बारा अनियंत्रित हो गया था तो चाइना को वर्ल्ड स्तर पर बताना चाहिए था कि उसके एरिया से, उसके क्षेत्र से और उसके रीच से वो गुब्बारा निकल चुका है और जिस भी देश में पहुंचे उसको गलत तरीके से ना लिया जाए, ये पहले ही बताना चाहिए था दोस्तों चाइना को, जो कि चाइना ने ऐसा नहीं किया। जब अमेरिका ने देखा तब जाके मालूम पड़ा दोस्तों। अगर वाकई में चाइना की तरफ से गलती हुई थी तो इसको पहले ही बताया दिया जाना चाहिए था। बहरहाल क्या लगता है आपको, क्या ये चाइना की सबसे बड़ी साजिश थी दोस्तों? क्या वाकई में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना चाहता था चाइना और यही वजह से इस गुब्बारे को भेजा गया अमेरिका में? जो भी आपको लगता हो बताइएगा जरूर। बहरहाल वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक प्लीज लाइक कर दीजिएगा, नीचे लाइक का बटन होगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के इस पूर्व मंत्री ने कभी दी थी भारत पर परमाणु हमले की धमकी, अब इतना डर गए हैं कि कहा मेरी पेशाब हो गई बंद। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री मुस्लिम शेख रशीद के बारे में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसके बारे में सुनकर आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे। इसी पाकिस्तानी नेता ने बालाकोट पर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद गीदड़ भभकी दी थी। शेख राशिद ने कहा था कि हमारे पास परमाणु बम है और भारत पर उससे हमला कर सकते हैं, मगर अब यही पूर्व मंत्री दोस्तों इतना ज्यादा डर चुके हैं अपने ही देश में कि वो खुद बोल रहे हैं कि मेरी पेशाब बंद हो गई है। दरअसल मुस्लिम शेख को पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर पूर्व पीएम इमरान खान की हत्या का झूठा आरोप लगाने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान यूरिन जांच के लिए अस्पताल में उनसे सैंपल देने को कहा जा रहा था, लेकिन वो बुरी तरह से डरे हुए थे और कहने लगे कि मेरी पेशाब ही नहीं हो रही है तो मैं सैंपल कैसे दूं। शेख रशीद का ये जवाब सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। शेख रशीद इमरान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में आरोप लगाया था कि इमरान खान पर रैली के दौरान हुए जानलेवा हमले में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का हाथ था। इस झूठे आरोप के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान पुलिस का दावा है कि जब पूर्व मंत्री को पकड़ा गया तो वो काफी नशे की हालत में थे। उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों कभी भारत देश को परमाणु हमले की धमकी देने वाला पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद आज ऐसी बात कर रहा है दोस्तों। बहरहाल इस पर आपकी जो भी निजी राय होगा मैं कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता, क्योंकि समय समय का फर्क होता है दोस्तों। कल वो गद्दी पर बैठे थे तो भाषण दे रहे थे, भारत को डराने की कोशिश कर रहे थे कि हम परमाणु बम से हमला करके भारत को उड़ा देंगे, और आज दोस्तों वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि वो भारत को उड़ाने की बात तो दूर, पहले अपने आप को ही बचा लें, वो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। इस पर प्रकाश डालते हुए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां पर आप ऐसे वक्त पर पीएम क्यों बने, तो सुनक ने कहा मेरे हिंदू धर्म में कर्तव्य को प्रधान माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की पूर्व महिला पीएम लिज ट्रस के जीत के बाद उम्मीदें बहुत थी, क्योंकि
देश के आर्थिक हालात बिगड़ चुके थे, जनता टैक्स के दबाव में थी और नई सरकार से काफी उम्मीदें थी। ट्रस्ट ने चुनाव के दौरान कुछ वादे किए, जीत के बाद उनको लागू करना आसान नहीं था, मगर वादा पूरा करने के लिए उन्होंने टैक्स को घटा दिया। इसके बाद आर्थिक हालात और बद से बदतर हो गए, उनको इस्तीफा देना पड़ गया। ट्रस्ट के बाद ऋषि सुनक ने यह भार अपने कंधों पर लादा। उनकी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। इस पर उन्होंने बयान दिया है कि ये भूमिका उन्होंने इसलिए निभाई क्योंकि उन्हें लगा कि देश की मदद करना उनका धर्म है। यूके के पीएम ऋषि सुनक का कहना है कि सभी कठिनाइयों के बावजूद उन्हें पता था कि उन्हें पीएम के रूप में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने भूमिका निभाई क्योंकि उन्हें लगा कि देश की मदद करना उनका धर्म है। अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उनसे सवाल किया गया कि जब यूरोप में युद्ध हो रहा था, पाउंड लगातार गिर रहा था, ऐसे हालात में वो ब्रिटेन के पीएम क्यों बनना चाहते थे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया तो मैं राजनीति के बाहर में नहीं सोच रहा था, मैं आगे बढ़ गया था। मैं सार्वजनिक सेवा में विश्वास करता हूँ और किसी भी चीज से ज्यादा कर्तव्य की भावना महसूस करता हूँ। हिंदू धर्म में एक अवधारणा है जिसे धर्म कहा जाता है। मोटे तौर पर इसका अर्थ होता है कर्तव्य से, और इसी तरह मेरा पालन पोषण हुआ। उन्होंने कहा कि ये आपसे अपेक्षित चीजों को करने और सही काम करने की कोशिश करने के बारे में था। जी हाँ, बात करते दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर कंगाल पाकिस्तान में ढह जाएगी ऑयल इंडस्ट्री। तेल कंपनियों ने दे दी बड़ी चेतावनी, कहा बस कुछ दिन और बचे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान अपनी डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। इसी बीच पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। पाकिस्तान की तेल कंपनियों ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को चेतावनी दी है कि कुछ ही दिनों में मदद नहीं मिली तो पाकिस्तान की ऑयल इंडस्ट्री ढह जाएगी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भेजे गए पत्र में तेल कंपनियों ने ये चेतावनी दी है। पाकिस्तान की तेल कंपनियों का कहना है कि बस कुछ ही दिनों में देश की ऑयल इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। उधर शहबाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली मदद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मदद मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान इतने बड़े तेल संकट से गुजर रहा है। पेट्रोल कंपनियों पर ताला लगने का मतलब होगा कि पाकिस्तान की बची खुशी अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से ढह जाना। ऐसे में पाकिस्तान सरकार को अपनी तेल इंडस्ट्री को बचाने के लिए काफी मशक्कत करना होगा। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें इसी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां भारी आर्थिक संकट के बीच समर्थकों से बोले इमरान खान, कहा जेल भरो तहरीक की करो तैयारी, बुरी तरह हारेंगे ये शासक। जी हाँ, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने शनिवार को अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निर्देश दिया है कि वे उनकी पार्टी के नेताओं को हिरासत में यातना देने और नए आम चुनावों की घोषणा करने में देरी के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ जेल भरो तहरीक यानी जेल भरो आंदोलन की तैयारी करें। अपदस्थ प्रधानमंत्री ने शनिवार को जमान पार्क स्थित अपने आवास से टेलीविजन संबोधन के दौरान ये टिप्पणियां की हैं। आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही उनकी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फवाद चौधरी और नेशनल असेंबली की पूर्व सदस्य शंदाना गुलजार के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। इमरान खान ने कहा कि मैं लोगों से तैयार होने और जेल भरो तहरीक के मेरे आह्वान का इंतजार को करने को चाहता हूं। पाकिस्तानी जेलों में इतनी जगह नहीं होगी कि उन सभी को रखा जा सके। जी हां, चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर चीनी सेना को ताइवान पर हमले की तैयारी का बड़ा आदेश। CIA के दावे से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने दावा किया है कि चीनी सैन्य अधिकारियों को ताइवान पर आक्रमण करने की तैयारी करने का आदेश दिया गया है। CIA के इस दावे से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। CIA प्रमुख ने पुष्टि की है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से संबंधित खुफिया जानकारी से पता चला है कि उन्होंने अपनी सेना को 2027 तक ताइवान में कदम रखने की तैयारी शुरू करने के लिए कहा है। CIA के वर्तमान डायरेक्टर विलियम बंस ने चेतावनी दी है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के लंबा खींचने से शी जिनपिंग चिढ़े हुए हैं। ऐसे में वे ताइवान पर आक्रमण के लिए दबाव डाल सकते हैं। जी हां दोस्तों, CIA प्रमुख विलियम बंस ने कहा कि CIA में हमारा आकलन है कि मैं ताइवान के संबंध में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षाओं को कम नहीं आंकूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि चीन और रशिया के बीच संबंधों ने सभी सीमाओं को तोड़ दिया है, तो वहीं यूक्रेन के पश्चिमी दोस्तों ने यानी देशों ने इन दोनों देशों के बीच के संबंधों को कम आंकने की गलती भी की है। बंस ने कहा कि मुझे लगता है कि उस साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता को कम आंकना एक गलती है, लेकिन ये पूरी तरह से असीमित दोस्ती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर चीन निर्मित ड्रोन में बदलाव कर रहा पाकिस्तान। पंजाब और राजस्थान में गिराई जा रही ड्रग्स। बता दें, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा पंजाब में लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं। ड्रोन के जरिए हथियार, कारतूस और ड्रग्स के पैकेट गिराए जाते हैं। अब ये खेल राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में भी शुरू हो गया है। BSF ने शुक्रवार रात को श्री गंगानगर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से आए एक ड्रोन को मार गिराया। सर्च के दौरान वहां से
2 बैग बरामद हुए जिनमें नशीले पदार्थों के 6 के पैकेट मिले हैं। इन पैकेट का वजन करीब 6 किलोग्राम था। पाकिस्तान से आने वाले ज्यादातर ड्रोन की तकनीक में बदलाव किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ये ड्रोन बीएसएफ की नजरों से बच जाएं। कुछ ड्रोन की आवाज बंद कर दी जाती है तो अन्य ड्रोन की सिग्नल लाइट या उसके अंदर ब्लिंकन को हटा दिया जाता है। कई ड्रोन चीन निर्मित होते हैं। पाकिस्तान में उन ड्रोन की संचालन एवं सिग्नल प्रक्रिया में बदलाव कर उन्हें भारतीय सीमा में भेजा जाता है। जी हां, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी बताते हैं कि पाकिस्तान द्वारा गत 2 वर्षों से भारी संख्या में ड्रोन भारतीय सीमा में भेजे जा रहे हैं। गत वर्ष अकेले पंजाब में ही करीब 250 ड्रोन आए थे। इनमें से 2 दर्जन ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया था। जी हां दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पेशावर हमले से दहशत में पूरी पाकिस्तान। अब हुकूमत ने तालिबानी नेताओं से ही मांगी मदद, कहा टीटीपी को कंट्रोल करें। जी हां, पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली के बीच बढ़ती आतंकी गतिविधियों से पाकिस्तानी सेना और सत्ता असमंजस की स्थिति में है। इन सबसे बड़ी समस्याओं से निपटने का उन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा। इन समस्याओं का मूल भी सेना और सत्ता की नीतियों से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर एक समय में आतंकियों को कैंप बना बनाकर ट्रेनिंग देती थी। उसकी ये फितरत उन्हीं के लिए नासूर बन गई है। अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के दौरान पाकिस्तानी तालिबानियों का पनाहगाह रहा था। आज पाकिस्तानी हुकूमत खुद संकट में होने पर तालिबान के आगे गुहार लगा रही है। अफगान तालिबान की ही छत्र छाया से निकला टीटीपी, जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है, वो पाकिस्तानियों की जान का दुश्मन बना हुआ है। बीती 30 जनवरी को पाकिस्तान के मस्जिद में हुए आत्मघाती बम धमाके के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगाम लगाने के लिए तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अंखुदजादा से दखल देने की मांग की है। जी हां दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अजीत डोभाल ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष टीम बैरो से की मुलाकात। बैठक में पीएम सुनक भी हुए शामिल। जी हां, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने लंदन में ब्रिटेन के अपने समकक्ष टीम बैरो से मुलाकात की। इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटिश कैबिनेट कार्यालय में डोभाल और बैरो के साथ भारत यूके एनएसए संवाद में शामिल हुए। सितंबर 2022 में टीम बैरो को ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेवा देने के लिए चुना गया था। ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार बैरो विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय के राजनीतिक निदेशक और द्वितीय अस्थायी अवर सचिव भी रह चुके हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम एक दूसरे के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। दोनों देशों ने व्यापार समझौते के लिए 6 दौर की बातचीत भी पूरी कर ली है और जल्द ही अगला दौर शुरू होगा। विशेष रूप से भारत और ब्रिटेन ने जनवरी 2022 में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति विक्रम सिंघे से मिले वी मुरलीधरन। पीएम मोदी की ओर से दी बधाई। जी हां दोस्तों, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने शनिवार को श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया। इस मौके पर मुरलीधरन ने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करना और एक करीबी दोस्त श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलंबो में आयोजित समारोह में भाग लेना बहुत खुशी की बात है। विदेश राज्य मंत्री ने द्वीप राष्ट्र के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से भी मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट किया कि कोलंबो में हमारे मित्र पड़ोसी श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करके खुश हूँ। मुरलीधरन ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्षों के साथ मेल खाता है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा श्रीलंका का सच्चा दोस्त और विश्वसनीय साझेदार रहेगा। मुरलीधरन आज कोलंबो पहुंचे और श्रीलंका के विदेश राज्य मंत्री हाराका बाला सूर्या से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुरलीधरन श्रीलंका सरकार के निमंत्रण पर कोलंबो की यात्रा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भुगतान में देरी पर पाकिस्तान की नीलम झेलम परियोजना में चीन अनिच्छुक जुलाई 2022 से रुका है इसका काम। बता दें, पाकिस्तान के विश्वसनीय मित्र चीन ने नीलम झेलम जल विद्युत परियोजना को लेकर भुगतान में देरी की वजह से बड़ा झटका दिया है। एशियन लाइट की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पाकिस्तान में बिजली उत्पादन को लेकर अपनी रुचि खत्म कर दी है। अप्रैल 2018 में 969 मेगावाट की यह परियोजना शुरू हुई थी, लेकिन इसकी 68 किलोमीटर लंबी सुरंग प्रणाली में रुकावट के कारण ये जुलाई 2022 से ठप है। चीन इसके पुनरुद्धार में मदद करने के लिए पूरी तरह अनिच्छुक दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे भुगतान की समस्या आ रही है। पाकिस्तान का अखबार बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी राजदूत नोंग रोंग ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को भुगतान में देरी, बढ़ती विनिमय दर और राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक पावर नियामक के कारण चीनी कंपनियां प्रगति के लिए अनिच्छुक बनी हुई है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान में बाजवा चला रहे थे इमरान
खान की सत्ता। शहबाज के मंत्री ने कहा हमें तो 28 नवंबर को मिली है सत्ता। जी हां, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज की शीर्ष नेता मरियम नवाज ने कहा कि पिछले साल नवंबर में पाकिस्तानी सेना की कमान बदलने के बाद ही पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को सही मायनों में सत्ता मिली है। मरियम नवाज ने कहा कि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सहायक शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान में मौजूद थे और सरकार के काम में बाधा डाल रहे थे। पिछले साल नवंबर में जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी सेना प्रमुख के पद से रिटायर हो गए थे। शहबाज शरीफ ने जनरल असीम मुनीर को नए आर्मी चीफ के रूप में चुना था। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर टेलीकॉम और 6G में चीन के खतरे से निपटने पर फोकस करेगा क्वाड, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर रहेगा जोर। बता दें व्हाइट हाउस ने कहा कि दूर संचार और 6G प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चीनी खतरों के बीच क्वाड देशों बोले तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ने साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं को सुनिश्चित करने का फैसला किया है। इसके लिए चारों देश साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग और संबंधित आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर सहमत हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के अधिकारियों ने 30-31 जनवरी को नई दिल्ली में क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने कहा कि वो सॉफ्टवेयर सेवाओं और उत्पादों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा प्रथाओं की पहचान करने तथा न्यूनतम बुनियादी ढांचा साइबर सुरक्षा जरूरतों पर काम कर रहा था। इस दौरान व्हाइट हाउस ने मुक्त खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया जो समावेशी और लचीला हो। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जो बाइडेन 2024 में एक बार फिर लड़ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव। समर्थकों ने 4 और साल के लिए लगाए नारे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की एक बैठक में शुक्रवार रात राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए उम्मीदवारी पेश करने का संकेत दिया। बैठक में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने 4 और साल के नारे लगाए। बहरहाल अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बाइडेन ने डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी से दावा किया है कि उनके प्रशासन ने एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन ने जनकारियों, स्वास्थ्य देखभाल तथा हरित प्रौद्योगिकी में देश के प्रमुख संघीय निवेश किए। उन्होंने रिपब्लिकन चरमपंथ की आलोचना की। उन्होंने पार्टी के सैकड़ों नेताओं के 4 और साल के नारों के बीच पूछा, मैं एक सीधा साधा सवाल पूछता हूँ, क्या आप मेरे साथ हैं? बाद में राष्ट्रपति ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, अमेरिका अपने रंग में लौट आया है और हम एक बार फिर दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद को देखते हुए और उनके कार्य को देखते हुए दोस्तों, क्या जो बाइडेन को फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति होना चाहिए या किसी और को होना चाहिए? दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो बाइडेन ही होने चाहिए या जो बाइडेन को चेंज करने देना चाहिए? अगले चुनाव में कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है इस मुद्दे पर हमारी भारत की जनता। एक और खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जहां अयोध्या में राम मंदिर तक जाने के लिए बनाए जाएंगे 3 भव्य पथ, 300 करोड़ रुपए आएगी लागत। बता दें अयोध्या में राम मंदिर तक जाने के लिए 3 और भव्य पथ बनाए जाएंगे। इन्हें राम पथ, भक्ति और धर्म पथ के नाम से जाना जाएगा। ये मार्ग 2 से 8 किलोमीटर तक लंबे होंगे। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है जो शीघ्र ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं इसको पास कर देना चाहिए तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलेगा भारी मात्रा में। दोस्तों इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।